जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोनो स्टडी करेल पर। तो आज हम बात कर रहे हैं आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, कक्षा 11 अध्याय नंबर 3, भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया। तो अध्याय नंबर 3, भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया, इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और प्रथम अध्याय और सेकंड अध्याय के वीडियो पहले बन चुका है, तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसमें जा कर के देख लीजिए। तो आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या रखा गया? तो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारी, तो उसका क्या नाम रखा गया था? तो कंपनी का नाम रखा गया था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। क्या रखा गया था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपना कार्यालय स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अपना कार्यालय स्थापित किया, तो वह किया था 1612 ईस्वी में सूरत में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपना कार्यालय 1612 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। आगे हम बात करें, ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया या कब पारित किया गया? तो वह किया गया था 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में। आगे हम बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी के कार्यों में मुख्य परिवर्तन। तो जो भी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया गया था, तो उससे जो भी परिवर्तन आए, तो उस परिवर्तनों के बारे में जानेंगे। तो वह परिवर्तन हुए थे, जो इसमें मुख्य पहला परिवर्तन है वह है, इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। जो गवर्नर था वह अब गवर्नर जनरल बनाया गया, और इस प्रकार बंगाल के तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, अभी जो वर्तमान में गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे, वह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अब वह क्या बन गए? गवर्नर जनरल बन गए। अब दूसरा इसका कारण था, मतलब दूसरा परिवर्तन था इसका, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों का प्रावधान रखा गया। तो बंगाल मतलब कि गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों का प्रावधान रखा गया। और तीसरा था, इस एक्ट ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीय सरकार की नींव रखी, कोलकाता प्रेसिडेंसी को पदोन्नत किया, और उसे अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों की विदेश नीति, युद्ध एवं शांति के मामलों पर नियंत्रण प्रदान किया गया। ये तीसरा था। और चौथा परिवर्तन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। और पांचवा था, भारत में सर्वप्रथम कंपनी के प्रशासन एवं कर्मचारियों पर न्यायिक नियंत्रण हेतु सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो भारत में सर्वप्रथम कंपनी के प्रशासन एवं कर्मचारियों पर न्यायिक नियंत्रण हेतु सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अगला हमारा क्वेश्चन है 1786 का संशोधन अधिनियम। 1786 का संशोधन अधिनियम। तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार कर दिया गया। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई। तो इसमें गवर्नर के जनरल के जो भी शक्ति थी उसके बारे में बताया गया, और उसके जो भी अधिकार थे। तो इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने, तो अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया था, और मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई।
अगला हमारा क्वेश्चन है साइमन कमीशन 1927 कि साइमन कमीशन 1927 क्या था। तो 1919 के अधिनियम की धारा 84 के अनुसार सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। तो 1919 के अधिनियम की धारा 84 के अनुसार सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, अतः भारतीयों ने इसका विरोध किया। आयोग की रिपोर्ट जून 1930 में प्रकाशित हुई। साइमन कमीशन द्वारा डोमेनियन दर्जे की मांग को ठुकरा दिए जाने के बाद कांग्रेस ने सन 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो ये साइमन अधिवेशन था और साइमन कमीशन अधिवेशन के साइमन कमीशन। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जो भी प्रावधान थे, तो मुख्य प्रावधान हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला प्रावधान था भारत तथा पाकिस्तान नामक दो डोमेनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निश्चित की गई। जो भी भारत तथा पाकिस्तान नामक दो डोमेनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निश्चित की गई। तो यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह तारीख निश्चित की गई थी 15 अगस्त 1947। इसमें भारत को क्षेत्रीय विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में करने तथा बंगाल एवं पंजाब में दो दो प्रांत बनाने का प्रस्ताव किया गया। पाकिस्तान के मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने गए। जो भी प्रांत थे वो किस किस को कितना के भारत में कितना होगा, पाकिस्तान में कितना होगा, उसके बारे में है। आगे तीसरा पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल और असम के सिलहट जिलों को पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाना था। तो बंगाल था और असम था, सिलहट के जिले को पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाना था। और चौथा है भारत के महामहिम की सरकार का उत्तरदायित्व तथा भारतीय रियासतों पर महामहिम का अधिराज्यत्व 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगा। जो भारतीय रियासत पर महामहिम का अधिराज्यत्व था और 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगा। और यह भी एक अजब परिवर्तन था कि भारतीय रियासत इन दोनों में से किसी में भी शामिल हो सकती है। जो भारतीय राजा थे वह भारत में भी शामिल हो सकते थे, पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई की सूझबूझ से रियासतों को भारत में ही विलीकरण किया गया। तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट, और आज के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।